सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। रेडियो पर भूला बिसरा यह गीत आ रहा था। पन्नालाल के कानों ने सुना, जैसे स्पंदन हुआ उनके शरीर में। शब्द जुबान पर चले आए, वह लौट आए गीत को एक नया रूप देने। रेडियो पर गाना तो बंद हो गया और पन्नालाल के मुख से बोल स्वतः निकलने लगे। सात समुंदर पार से मेरी गुड़िया ले आना, मेरी गुड़िया ले आना, बीत गई अब शाम सुहानी, मेरी गुड़िया हुई बेगानी, राह दिखा दे कोई उसको, मेरी चाहत बता दे उसको, मेरी गुड़िया ले आना, मेरी गुड़िया ले आना, वीणा जल्दी आ जाना, वीणा जल्दी आ जाना। और वह फूट पड़े, बच्चों की तरह रोने लगे। मां निर्मला ने देखा, ये क्या हुआ? ये किस दुनिया में विचरते हुए बातें करते हैं? हमें नहीं जानते, किसी को नहीं पहचानते, बस भीतर ही भीतर जिस गुड़िया को पिछले 15 वर्षों से याद कर रहे हैं, उसी गुड़िया के सपनों में खोए रहते हैं। उसी गुड़िया की जैसे याद है उनको, उसी गुड़िया से मिलने की चाह है उनकी, उसी गुड़िया की राह ताक रहे हैं, उसी गुड़िया से मिलने को बेताब है। और वह गुड़िया अपनी दुनिया में अपनी गुड़ियों से खेल रही है, उन्हीं में मस्त है, उन्हीं की चिंता है। कैसा है जीवन, 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 और 4 फिर बट जाते हैं अपनी अपनी दुनिया बसाने, अपनी अपनी राह पर चलने को बेताब। 1 की गिनती जहां से शुरू होती है, उस पर कोई वापस नहीं लौटना चाहता, सभी आगे की ओर देखते हैं। और एक बेचारा अपनी पहचान की तलाश में भटकता रहता है, जैसे यहां पन्नालाल भटक रहे थे। मां निर्मला ने यही सब लिख दिया वीणा को। अंत में यही लिखा कि वीणा, तुम मुझे भूल सकती हो, सबको भूल सकती हो, लेकिन अपने डैडी जी को कैसे भूल गई हो, जिन्होंने बचपन में तुम्हें गोदी में बिठाकर बस प्यार ही दिया है, जिन्होंने कभी तुमसे कुछ मांगा ही नहीं, बस दुआएं ही दी हैं। उनकी दुआ सुन लो, उनकी दुआ जान लो, उनके प्राण तुम ही में टिके हैं, आकर उन्हें शांति दे दो। मां को देखो, अपनी भावनाओं में बहकर अपने पति की शांति की प्रार्थना कर रही थी वह। अमित की ईमेल पढ़कर वीणा भावुक हो गई थी, लेकिन उत्तर देते नहीं बन पा रहा था। एक नौकरी की व्यस्तता और ऊपर से बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी में डूबी वीणा चाहकर भी देश लौटने की नहीं सोच पाती थी। अरुण की भावनाएं तो केवल अपने इसी परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। उसे दूसरे सभी बेगाने लगते थे। उसके बीते दिन की कहानियों को सुनकर उसकी हां में हां मिलाने वाला उसे जरूर अपना लगने लगता था, लेकिन ऐसा कोई भी उसे नहीं मिला। जब वीणा ही उसके बहुत पहले बीत चुके बचपन से विरक्त भाव रखती थी, तब और कौन मिल सकता था उसे हमदर्दी जताने भर से ऊपर साथ देने वाला। बच्चों की समझ इतनी नहीं थी कि वे सब समझ सकते। उन्हें भी अपनी यही दुनिया ही अपनी लगती थी। हां, उनकी मासी आई थी, उससे मिलकर उन्हें जरूर अच्छा लगा था, लेकिन इतनी अलग थी उनकी सभ्यता और संस्कृति कि वे अपनी मां के अपनों को बिल्कुल अपना नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें सब बातें नाना नानी के घर की, मामा मासी की, दूर कहीं उनके परिवार की बातें अपनी मां से सुनी वैसी ही कहानियां लगती थी, जैसी वे किसी कोर्स की किताब में पढ़ते थे। उस पर उन्हें तो मशीनों की, रोबोट्स की, स्टार वार की और सुबह से शाम तक व्यस्तता भरी जिंदगी की कहानियां ही अच्छी लगती थी। वे क्या जाने परिवार की जड़ों में रची बसी भावनाओं को, उनकी भावनाओं में
सिर्फ मां होती है जो बच्चों का ख्याल रखती है। उनकी भावनाओं में एक बाप होता है जो बच्चों को हिदायतें देता है। उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना जिसका कर्तव्य है, उस कर्तव्य से यदि वह कभी हटता है या हटने की कोशिश करता है तो उन बच्चों को अपने अधिकारों का पता है। तभी तो वीणा की जब कभी अपनी बड़ी बेटी से तकरार हो जाती तो वह यही कहकर वीणा को चुप करवा देती थी कि कॉलेज जाने के बाद वह घर आना पसंद नहीं करेगी, वह हॉस्टल में रहेगी और वहीं की होकर रह जाएगी। ऐसे में वीणा एकदम सहम जाती थी। उसने तो अपने बचपन में ऐसा कभी सोचा नहीं था। वह तो बचपन से अब तक भावनाओं के सहारे जीती रही है। सब साथ साथ चलता है उसका आज इन बच्चों के साथ बंधा है। उसका बीता कल उसकी यादों में बसा है। वह जब तब बीते दिन याद करती है, उनसे सीख ही लेती है अपने आज को संवारने की। अपने आज में वह अपने परिवार में इसीलिए इतना रम गई है कि उसके बीते दिनों की भावनाएं, उसके बीते कल की यादें ही उसे समझाती हैं। ये बच्चे तो अपने आज में जीते हैं, उन्हें उसके बीते कल से क्या लेना। बीता कल तो वीणा का वहां उसके देश में अभी भी जीवंत है। बीच की एक कड़ी जो टूट गई थी वही उसकी दुखती रग है। वह कभी कभी उसे अपने बीते दिनों से दूर रहने को कहती है। उस देश में जाकर वह देव के साथ बिताए क्षणों को पुनः जीवंत देख पाएगी। यह भाव कभी कभी आते हैं उसके मन में, लेकिन क्षण भर के लिए ही। वह सागर में एक बुलबुले की भांति उठते हैं और पल भर में विलीन भी हो जाते हैं। आज में जीते उसे यदि कोई याद आ रहा है तो वह उसके डैडी जी। वह भी उनसे मिलने को बेताब हो चली थी। अपने आसपास देखा उसने, अरुण को बता सकती थी अपनी इच्छा, वही कुछ कर सकता था। बच्चों की छुट्टियां आ रही थी, वे भी शायद मान जाएंगे। वह बस जाएगी, उनसे मिलेगी और 10 दिन में ही लौट आएगी। मन हरदम सोचता ही रहता है। पल में तोला, अगले ही पल हिमालय पर्वत के वजन से भी ज्यादा बात सोच लेता है। एक पल तितली सा बना फूल फूल पर मंडराता है और दूसरे ही पल पत्थर सा कठोर बना निर्मोही सा एक किनारे पड़ा रह जाता है। पल में 7 समुंदर क्या, आकाश गंगा की दूरी माप लेता है और अगले ही पल एक कदम भी उसका उसे भारी लगता है। यह मन ही तो है जो जीवन के सारे खेल खेलता है। यह मन ही है जो वास्तव में इस जीवन का खिलाड़ी है। वीणा का मन भी सोचता बहुत है, रोज नई योजनाएं बनाता है और उन योजनाओं को पूरा करने के सपने भी लेता है। उन्हीं में एक योजना इस वर्ष के अंत में दूर उसकी प्रतीक्षा में आंखें गड़ाए बैठे अपने डैडी से जाकर मिलने की है। वह अपने डैडी से मिलना चाहती है क्योंकि उनके लिए वह अभी भी एक गुड़िया है, ठीक वैसी ही गुड़िया जैसी वह अपनी बेटियों को कहती है। जैसे उसकी दोनों बेटियों से उसे प्रेम है, वैसे ही उसके डैडी, उसकी मां उससे प्रेम करते हैं। इन भावनाओं की तह तक पहुंच पाना भी इसी मन का काम है। यह मन दयालु भी, नाजुक भी, निष्ठुर भी, निर्मोही भी। अमित की ईमेल से मिली सोच से अभी उभर भी नहीं पाई थी कि मां की चिट्ठी मिल गई। अब तो वह रोने लगी। अभी जाना चाहती है वह, नहीं जाएगी तो उसे उसके डैडी जी कभी नहीं मिल पाएंगे। उन्होंने अपनी बेटी से कभी कुछ नहीं मांगा, अब भी नहीं मांग रहे, लेकिन इस बेटी को याद बहुत करते हैं। क्या मालूम उससे मिलकर कुछ अच्छा लगने लगे, क्या मालूम उससे मिलकर अपनी होश में लौट आए। लेकिन वीणा जो चाहती है वह कभी नहीं होता। उसका जाने का उत्साह एकाएक ठंडा पड़ गया। मां की चिट्ठी अभी हाथ में ही थी कि फोन की घंटी बज उठी। दूसरी ओर अमित था। भर्राए गले से बोला, दीदी डैडी नहीं रहे। वह आगे कुछ नहीं सुन पाई, फफक उठी। अमित हेलो हेलो करता रह गया।
दूसरी ओर कान लगाए अरुण सुन रहा था। एकदम चुप सा हो गया। अमित की हेलो का जवाब नहीं दे पाया। एकाएक कुछ पल फोन में अमित की आवाज आती रही और फिर फोन कट गया। अभी बहुत सुबह थी, बच्चे सो रहे थे। मां का रोना सुनकर उठ गए। घबराए हुए से उनके कमरे में चले आए। ये क्या हुआ मां को? पूछा उसके बेटे ने। तुम्हारे नाना जी अब नहीं रहे। जवाब में अरुण ने धीरे से कहा। तीनों बच्चे मां से लिपट गए। कुछ कहने लायक शब्द नहीं जानते थे। बस मां की पीठ थपथपाने लगे। आंसू थम गए, लेकिन मन का रोना नहीं रुका। वह तो भीतर ही भीतर रोता रहा। अरुण वीणा के पास बैठा रहा, तरह तरह की सांत्वना देता रहा और अंत में यही बोला, लगता है अभी जाना नहीं लिखा हमारा इंडिया। जब भी प्रोग्राम बनता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अभी अपनी मां को फोन कर लो, उनसे बात कर लो और उन्हें यहां आकर मिल जाने को कह दो। वीणा ने कोई उत्तर नहीं दिया। चुप रहना ही बेहतर समझा। मन उसका यही सोच रहा था कि यह मोह उसके पति अरुण का और स्वयं उसका अपने बच्चों के प्रति इतना अधिक जकड़ा हुआ है उसके साथ कि उस जकड़न से निकल पाना सरल नहीं। भावनाओं का तूफान थोड़ा थमा तो वीणा ने मां से बात करने को नंबर मिला लिया। उधर प्रेम ने फोन उठाया था। वीणा की आवाज पहचान कर उसने उससे एक ही प्रश्न किया, दीदी डैडी की 13वीं तक क्या आप आ जाएंगी? वीणा इतना ही जवाब दे पाई, नहीं प्रेम, अभी आना नहीं हो सकेगा, मेरी मां से बात कराओ। मां निर्मला ने फोन लिया, लेकिन सिर्फ वीणा कहकर सुबकने लगी। वीणा भी अपनी रुलाई नहीं रोक पाई, बस इतना बोली, मेरा मन था बहुत डैडी से मिलने को, पर उन्होंने मेरा इंतजार नहीं किया। मां अब तुम मेरे पास चली आओ, मेरे साथ रहना तुम। जैसे और सभी को त्याग दिया है वीणा ने अपने परिवार की खातिर। मां ही रह गई है वहां और अच्छा होगा वही चली आए। वीणा की बात का मां ने उत्तर नहीं दिया, बस यही बोली, तुझे याद करते हुए ही चले गए, किसी से कुछ नहीं कहा, कोई कष्ट नहीं दिया हमको। वीणा मां से बात कम कर पा रही थी। आंसू थे कि मां की आवाज सुनते ही बहने लगे थे, जो कि अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तब बोली मां से, मां मैं तुम्हें पत्र लिखूंगी, जल्दी ही, तुम अपना ध्यान रखना। तब वीणा ने एक एक करके अपनी बहनों से बात की। गीता से बात हुई तो उसने कह दिया, दीदी आप क्यों कट गई सारे परिवार से? सब यहां हैं, सिर्फ आपकी कमी खल रही है। ऐसी भी क्या बंदिश है जो अपने पति व बच्चों के सिवा कुछ नहीं सूझता आपको? गीता को लगा कि जैसे वीणा ने उसकी बात सुनी और उत्तर नहीं दिया। एकाएक फोन काट दिया। वीणा के पास उत्तर था भी और नहीं भी, लेकिन फोन उसने नहीं काटा। अरुण ने जो दूसरे फोन को कान से लगाए था, आगे बढ़कर फोन काट दिया। वीणा ने प्रश्न भरी दृष्टि से उसे देखा तो वह बोला, एक ही बात है सबकी जुबान पर, चली आओ चली आओ, और कुछ नहीं। कोई नहीं समझना चाहता कि यह जिंदगी इतनी आसान नहीं है जीना यहां। रिया तो देखकर भी गई, नहीं समझाया उसने किसी को, या फिर वह भी समझ नहीं पाई कि 3 बच्चों की अच्छी पढ़ाई, उनकी देखभाल और उनके सुंदर भविष्य के लिए हम अभी वहां जाने की स्थिति में नहीं है। और फिर वहां रखा ही क्या है, अब तुम अपनी मां को यहीं बुलवा लेना। वीणा ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। चुप रहना ही बेहतर समझा उसने। रात देर गए वह मां को लिखने बैठ गई। मेरी प्यारी मां, ढेर सा प्यार। मैं अपने प्रिय डैडी जी से उनके अंतिम समय में भी नहीं मिल पाई, इसका मुझे दुख है। वक्त बहुत जल्दी बीत गया। जीवन को सुचारू बनाने में, परिवार की देखभाल में, एक सपना जो हम सबका था, जिसमें तुम भी थी,
डैडी भी थे, मेरे सभी भाई बहन भी थे। वह सपना था कि सबका अपना अपना परिवार हो, सबकी जिंदगी की गाड़ी ढंग से चलती रहे और मैं तुम्हारी बेटी अपनी इस गाड़ी को चलाते चलाते अपने अस्तित्व में इतना तल्लीन हो गई कि मुझे अपने मां बाप की भी सुध नहीं रही। सिर्फ मैं ही नहीं, मां, हर औरत कितनी आशावादी होती है। अपने जीवन की हर सुबह को वह नई सुबह का दर्जा देती है। हर नई सुबह वह एक नए सपने को जन्म देती है। हर रोज उसकी एक नई पहचान बनती है और हर नई सुबह से उसकी आंखें इसी प्रतीक्षा में लगी रहती हैं कि कब उसके परिवार के सपने साकार होंगे, कब वह पूर्णता को प्राप्त होगी। मां, मैं भी इन सपनों से अपने को अलग नहीं कर पाई। तुम्हें, तुम्हारे जीवन को देखकर, तुमसे मिले संस्कारों को पाकर मेरा भी यही रूप बन गया है। अपने बचपन से जवानी तक मैंने हर सुबह यही सपना तुम्हारी आंखों में पलता देखा था। कितनी तन्मयता से तुम अपने परिवार के कल्याण में जुटी रहती थी। तुम्हें कभी अपनी खुद की चिंता में सिर्फ अपनी भावनाओं से जकड़े नहीं देखा था। तुम्हारी चिंता, तुम्हारी भावना सिर्फ एक थी जो तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चों के कल्याण से जुड़ी थी। तुम हरदम अपने बच्चों की चिंता में मग्न रहती थी। उन्हीं की खुशी में तुम खुशी पाती थी, उन्हीं के कष्ट तुम्हें अपने लगते थे। ऐसे में तुम हमारी नानी को सांत्वना देकर यही कहती थी ना कि मां, मेरी चिंता ना करो, मेरे बच्चे खुश हैं तो मैं खुश हूं। तुम इसी से खुश रहो कि तुम्हारी बेटी उन्हीं में मग्न, उसी दुनिया में प्रसन्न है। ऐसे में हमने कितने वर्ष तो तुम्हें डैडी से दूर इस तपस्या में भी रत देखा था। आज मेरा भी यही हाल है। मैं जैसी भी हूं, अच्छी हूं। अरुण जैसा है, अच्छा है। जो सोच है उसकी, उससे आगे कुछ नहीं सोच सकता। पति बनकर आया वह मेरे जीवन में तो सिर्फ इन बच्चों के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी सहन शक्ति सब एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन यह जब तब समझ आता देर हो चुकी थी। ऐसे में अपने जीवन से समझौता कर लिया मैंने, और क्या करती, बच्चों की दुनिया में मस्त हो गई। मेरा ध्येय एक है, सिर्फ अपने बच्चों का कल्याण। मेरा सपना एक है कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। ऐसे में मां, मुझे यह 7 समुंदर पार की दूरी तुमसे 7 जन्म दूर लगती है। इस दूरी से कभी कभी दर्द भी होता है, मन बहुत करता है, लेकिन मेरे बच्चों की खुशहाली उसे छिपा लेती है अपने ही भीतर। मैंने मां अपने कष्टों में, कठिनाइयों में सिर्फ सुख की तलाश की है। मुझे हर भाव में सुख मिल जाता है और यह सुख मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्या लिखूं, मेरी ओर से सभी को यथा योग्य कहना। अगली गर्मियों में मैं तुम्हें यहां बुला लूंगी। प्रेम से कहना वह तुम्हारा पासपोर्ट तैयार करवा ले। अपनी ढेर सी प्यार भरी भावनाओं के साथ, तुम्हारी बेटी वीणा। पत्र बंद करके उसने अपने सिरहाने रख लिया। सोचा सुबह ऑफिस जाते समय वह स्वयं डाक में डाल देगी। दिन भर की थकान से उसकी आंखें स्वयं झपक गई और वह सो गई। अपने जीवन की अगली नई सुबह के आने की प्रतीक्षा उसके मन ने शुरू कर दी थी।